ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੀਅਰ ਐਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਰਾਥਨ ਚਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਡਾ ਡੇ 2 ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਤੋਂ, ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ। ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੈਚ ਕੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਐਜ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ 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 ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਿਏ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, what is the sum of two consecutive even numbers if the difference of whose square is 84? मैंने माना let first even नंबर इज इक्वल टू पी मान लो। क्लियर है? तो आपको याद रहे, जैसे मैं लिखता हूँ 2 4 6। अब दूसरे इवन नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस प्लस 2 ऐड करते रहो। तो आपका सेकंड इवन नंबर क्या होगा? p प्लस 2। अब द क्वेश्चन इज सेइंग इनके स्केयर का डिफरेंस कितना है? 84, यानी p प्लस 2 का स्केयर माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू कितना जी? 84। तो देखो a प्लस बी का होल स्केयर होता क्या मेरे पास? वो होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ओके, तो लगाएंगे यहाँ पे p स्केयर प्लस 4p माइनस पी स्केयर इज इक्वल टू 84। ओके, सो p से p कटा जी, सो 4 प्लस 4p बचा मेरे पास, और ये किसके बराबर? 84 के। सो 4p कितने बराबर हो जी? 84 माइनस 4 इज इक्वल टू 80। सो 4p इज इक्वल टू 80। तो p की वैल्यू कितनी आई साड़ी? b। जे p की वैल्यू आ गई b, तो नैक्सट साढ़े कोल नंबर की ने जी? v ते y। तो v ते y नू जोड़ के की मिलूगा? 42। ऑप्शन नंबर साडा सी। क्लियर है? जे कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए ना, इसका मतलब है जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी से। अ मैन एट 100 ग्रेप्स इन 5 days। बहुत बढ़िया जी। ईच डे ही एट 6 मोर ग्रेप्स देन दोज ही एट ऑन द अर्लियर डे। हाउ मेनी ग्रेप्स डिड ही ईट ऑन द फर्स्ट डे? देखो वो ये कह रहे हैं कि आपके 5 दिन है, 1 2 3 4 5। 5 दिन मिला के टोटल इसने कितने अंगूर खाए जी? 100 अंगूर खाए हैं। वो कह रहा है जब उसने जितने अंगूर इस दिन खाए हैं, उसके अगले दिन उससे 6, फिर उससे 6, फिर उससे 6, फिर उससे 6। देखो करेंगे कैसे? मैंने माना जी पहले दिन, मैंने माना कि पहले दिन हमने कितने ग्रेप्स खाए? मैं मानता हूँ पहले दिन मैंने x खाए। क्लियर है? तो इस दिन कितने खाए होंगे? x प्लस 6। क्लियर है? तो यहाँ कितने खाए होंगे? x प्लस 12। यहाँ कितने खाए होंगे? x प्लस 18। और यहाँ कितने खाए होंगे? x प्लस 24। क्लियर? अब देखो, अब मेरे पास क्या दिया है? अब ये कितना हो गया? x प्लस ऑफ x प्लस 6 प्लस ऑफ x प्लस 12 प्लस ऑफ x प्लस 18 प्लस ऑफ x प्लस 24। क्या ये सबको ऐड करके 100 आएगा? बिल्कुल 100 आना चाहिए जी। क्लियर है? सो ये कितना हो गया? देखिए 24 और 18 42, 42 और 12 54, 54 और 6 60। तो 1 2 3 4 5 5x प्लस 60 इज इक्वल टू 100। तो 5x इज इक्वल टू 100 माइनस ऑफ 60। सो 5x इज इक्वल टू 40। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? पहले दिन कितने खाए? कितने खाए होंगे जी? 8। तो आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा ऐसा कोई था नहीं क्वेश्चन। क्लियर है? तो चलो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं भाई। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन। देखिए इसका क्या फोर्थ रूट है, इसका मतलब क्या है? 3x प्लस 1, इसका फोर्थ रूट इज इक्वल टू 2। और देखो इसको मैं सिंपली में क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 3x प्लस 1 रेज टू पावर 1/4 इज इक्वल टू 2। अब क्या करोगे? स्केयरिंग बोथ साइड नहीं, पावर्स को 4 कर दो। इसका मतलब इसकी पावर भी 4 कर दो और इसकी पावर भी क्या कर दो? 4 कर दो। कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे तो चेंज आएगा।
3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 4 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना है बेटा 16 और 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 1 ये होता है 15 और 3x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। क्लियर है? तो आपसे x की वैल्यू पूछी थी जो कि कितनी होगी 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं गाइस। फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन कि मेरे को क्या दिया 5 रेज़ टू पावर ऑफ 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 फाइंड x। देखो ये 1 है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं लिखता हूँ 1 रेज़ पर 0 ये भी 1 होगा, 2 रेज़ पर 0 ये भी 1 होगा। यानी अगर मैं लिखूँ कोई कांस्टेंट वैल्यू a रेज़ टू पर 0 तो ये भी कितना होगा a। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 रेज़ टू पर 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पर 0। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ये लिख सकता हूँ तो फिर लिखिए। तो क्या लिखेंगे देखो, अगर जब ऐसा होगा तो आपकी पावर्स क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है बेटा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5x इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू क्या आई -5/5 इज हाउ मच -1। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी -1। इज दैट क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अगर होगी तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन है जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा क्या हुआ है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाय R%, लेटर इट न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज बाय R%। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज ₹1 देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस वॉज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऑप्शन बड़े टेढ़े मेढ़े दिए हुए। देखो मैंने बोला कुछ मेरे पास सॉरी कुछ वेट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट माय माउस। ओ यस इट इज। देखिए मैंने बोला कुछ मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू है, कुछ मेरे पास क्या है फाइनल वैल्यू के लिए, कुछ ओरिजिनल वैल्यू, कुछ क्या फाइनल वैल्यू। अब देखिए अगर मुझे ओरिजिनल वैल्यू मेरी 100 दी है तो ये कितनी होगी 100 प्लस R। बिल्कुल। अगर दोबारा मैंने माना बड़ी है, अगर 100 थी तो ये कितनी होगी 100 माइनस ऑफ R। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस गाइस। अगर आपने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पहली बार सुना तो प्लीज़ आइए परसेंटेज हमसे कीजिए, फिर देखिएगा धाकड़ है। इसका मतलब अगर मैं देखूं कि शुरू में प्राइस कितना था 10,000 था, अब कितना हो गया 100 प्लस R इंटू ऑफ 100 माइनस ऑफ R। क्लियर है? इसका मतलब क्या ये क्या हो गया -R² और रेशो ऑफ। क्लियर? अब देखिए अब आपको क्या दिया, अब इसका लेटेस्ट प्राइस कितना है 1 रुपी, यानी आपके पास क्या दिया है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन, या इसको ऐसे लिखिए। अगर आप इसको ढंग से लिखना चाहें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, और 1 रुपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ R²। क्लियर है? सो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, बल्कि मेरे को उल्टे लिखना पड़ेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन -R²। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे करता हूँ, अगर ऐसा है तो इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है, ओरिजिनल यही तो है, मल्टीप्लाई कर दो 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 माइनस ऑफ R²। क्लियर है? सो ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा लॉजिकल सा क्वेश्चन था, सोच के करने वाला। तो बस इसको फिर करेंगे। क्लियर है? वेट अ मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20:21। देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस दिया और क्या दिया सेलिंग प्राइस दिया। क्लियर? और इसका रेशो कितना दिया 20:21। देखो दो तरीके हैं इसको करने के। अगर मुझे पता हो कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस मेरा कितना भी है तो मुझे पता चल जाएगा डिफरेंस। आप क्या कर सकते हो, इसको 5 से गुना करो, 20 पंजा 100, तो डेफिनेटली इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 21 पंजा 105। या तो आप बोल सकते हो कि 100 थी वो 105 होगी, तो सीधा 5% का इंक्रीमेंट मिल गया। और बच्चे आप क्या कह सकते हैं कि जो चीज़ 20 थी वो कितनी होगी अब 21। इसका मतलब क्या हुआ, एक का इंक्रीमेंट 20 पे गुणा कीजिए 100%, तो आंसर कितना आ गया आपका 5%। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा खास था नहीं। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।
एन इंक्रीज ऑफ ₹3 in the selling price of an article turn a loss of 7.1/2% into a gain of 7.1/2%. okay, the cost price of the article is, देखिए क्वेश्चन सीधा सीधा ये कह रहा है कि मेरे पास कुछ 100 रुपया था, 100% था, इस पर मुझे फिलहाल क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितना, 7.5% का। क्लियर है? तो जल्दी से सोचिए, सॉरी, तो जल्दी से सोचिए 100 में से जब आप 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 100 में से जब आप 7.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सोच के रखो, मैं बताऊंगा अभी आंसर। हाँ जी, कितना, हाँ जी 92.5%। क्लियर? अब देखो ये क्या हो रहा है, ये 107.5% हो रहा है। क्लियर है? क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस कितना बढ़ाया दोस्तों, ₹3, इंक्रीज बाय ₹3। क्लियर? तो अब सेलिंग प्राइस उसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, देखो यह सीधा करो, 7.5 + 7.5। क्लियर है? ऐसा क्यों कर रहे हैं बताता हूँ अभी। सो 15% की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो अगर मैं इसको 5% की वैल्यू देखी कितनी आ गई, 1। तो मुझसे पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 20 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 1। ओ सॉरी 20 नॉट 1। और अगर आपसे फर्दर कुछ ऐसा पूछा जाए इनके वैल्यूज, तो वो भी हम निकालने में सक्षम है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर एंड अ टेलीविजन सेट आर इन द रेशो 5:3। तो मुझे क्या दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज गिवन टू बी, मुझे एक रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन का रेशो दिया हुआ है, किस रेशो में, 5:3। इफ द रेफ्रिजरेशन कॉस्ट ₹5,000 मोर देन द टेलीविजन, अगर इसको मैं लूँ P और ये कितना P, इसका मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 5P - 3P इजिकल टू कितना है मेरे पास, 2P। इस 2P की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 5500। क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि इनका डिफरेंस कितना है, 5500। तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2750 डेफिनेटली। तो P की वैल्यू कितना है गाइस, 2750। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर 2750 है, देन प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, 5P। सो 5P की वैल्यू क्या है, 5 × 2750। हाँ जी, आंसर इज हाउ मच, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ, जल्दी से, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूँ आपकी, क्योंकि देखो कैलकुलेशन, बेशक आप लेक्चर देख रहे हो बट कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए। हाँ जी, कितना आएगा आंसर, 13,750। वो आपको ऑप्शन में भी दिख जाना चाहिए था कि ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो है ही नहीं, 16,000 क्यों आएगा, 13,000 है, क्योंकि देखो आप क्या कर रहे हो, 25 × 125, तो 12,000 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो ऑप्शन सी ही आपका ये था। क्लियर है? मैं तो बिना उसके बता देता आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं गाइस। चलिए, आप पुलिसमैन, ये इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, ये पुलिस इंपॉर्टेंट मैन, पुलिसमैन बोला, आप पुलिसमैन स्टार्ट टू चेज अ थीफ, ओके, व्हेन द थीफ गोज 10 स्टेप द पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप। ओके, ठीक है कि थीफ चलता है 10 और पुलिसमैन चलता है 8, एंड 5 ऑफ द पुलिसमैन आर इक्वल टू 7 स्टेप ऑफ द थीफ। बहुत बढ़िया जी। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड द थीफ। देखो सबसे पहली बात वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास जब थीफ 10 चल रहा है, हाँ जी, वेट अ मिनट, इसको बाद में लेते हैं, पहले दूसरी वाली चीज़ को लेते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि पुलिस के 5 स्टेप और थीफ के 7 स्टेप के बराबर है। तो अगर मैं एक्चुअली में लिखना चाहूँ, P/T, तो ये कितना आएगा, 7/5। तो अगर मैं पुलिस और थीफ का लिखना चाहूँ रेशो, तो क्या आएगा, 7:5। ठीक है जी, स्टेप्स का आ गया। और उसके बाद अब एक आप स्टेप की बात करेंगे, थीफ का एक स्टेप की वैल्यू कितनी है भाई, 10, और इसके एक स्टेप की, सॉरी पुलिसमैन के स्टेप की वैल्यू कितनी है, 8। तो जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 8 × 7 = 56 और 10 × 5 = 50, तो 28:25 इज माई राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला है सेंड सम मनी टू अरुण एट 5% पर ईयर, ओके, लैंड और नॉट सेंड, इट्स लैंड, किराया मतलब दिए उसको, एंड भाटिया एट 8% पर एनम।
एट द एंड ऑफ द ईयर ही गेन एन ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ 6%. इन वट रेशो हैज़ ही सेंड द मनी टू अरुण एंड भाटिया. करो जरा 30 सेकेंड्स. रिकॉर्डेड में दे दिया मैंने. करो जरा. शाबाश. हाँ हाँ लगाओ लगाओ जोर लगाओ. शाबाश. देखो जी सीधी सी बात, कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में. अरुण को दिए और किसको दिए, दूसरा नाम क्या है जी अपना, भाटिया. क्लियर है. अरुण को दिया 5% पे और भाटिया जी को दिया कितने पे, 8% पे. और ऑल ओवर यार ओवरऑल क्या कह सकते हैं 6%. तो इसको माइनस करो 2%, इसको माइनस करो 1%. या 2 रेशो क्या कह सकते हो, सीधा सीधा 1. बात खत्म होगी. ऑप्शन ए इज माई राइट आंसर. एलिगेशन का सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था इसमें. क्लियर है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. चलिए क्वेश्चन नंबर 11. ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days. अच्छा जी ठीक है. दे स्टार्ट द वर्क बट at 2 days. आफ्टर 2 days बी लीव लेफ्ट द वर्क. द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर नेक्स्ट 2 days और बी अलोन कुड डू द वर्क इन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी. देखिए एक इसमें ई नन ऑफ दिस भी लिख लो, मे भी आ सकता है, आई डोंट नो. अब ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं जी, 3 days में. ओके. एंड बट दे स्टार्टेड द वर्क. अब अगर मैं टोटल काम ही 3 ले लूँ, ले सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ले लिया. अब वो क्या कह रहा है, बट आफ्टर 2 days बी लेफ्ट द वर्क. इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी मेरे पास कितने आ गई, 1. अगर देखो मैं कह रहा हूँ टोटल काम मेरा 3 है. सो अगर मैं लिखता हूँ 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी, वो कितने 1 यूनिट. तो 2 day वर्क कितना होगा, 2 day वर्क ऑफ ए प्लस बी इज 2 यूनिट. ओके. सो ए प्लस बी कितना 2 यूनिट. तो इसका मतलब इन्होंने 2 काम कर दिया. तो वर्क लेफ्ट कितने, वर्क लेफ्ट है जी मेरा 3 - 2 इज इक्वल टू 1. अगर मेरा 3 - 2 इज इक्वल टू 1 है, सो बी ने लेफ्ट किया, बी ने लेफ्ट कर गया. सो द वर्क इज कंप्लीटेड, द वर्क इज कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 2 days. इसका मतलब ये जो लेफ्ट काम है वो किसने किया, टाइम ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए. सो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए. सो एफिशिएंसी ऑफ ए इज 1/2 और एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी मुझे कितनी दी हुई है, 1. सो एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आएगी, 1 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2. क्लियर है. अब यही काम किसको करना है, वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ बी इंटू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बी, क्योंकि बी को ही करना है. तो वर्क कितना है मेरे पास 3, टाइम ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी इज 1/2. सो टाइम ऑफ बी इज हाउ मच, 6 days. ओके. टाइम ऑफ बी 6 days. बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये. क्लियर है. तो ऐसे क्वेश्चनों को कभी छोड़ना नहीं और हमेशा करते रहना. क्लियर है. चलो टाइम नंबर के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में. क्लियर है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं गाइस. हाँ जी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बड़ा पसंद है. मैं पहले ही बोल रहा हूँ अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सोच लेना कि बहुत ऑटोमेटिकली बहुत सुपर्ब क्वेश्चन है. क्लियर. चलिए ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन. ए काम करता है जी 10 days में, बी काम करता है 12 days में और सी काम करता है 15 days में. क्लियर है. सो सीधा सीधा मेरा एलसीएम कितना आ गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू हाउ मच, 60 यूनिट. ओके 60 यूनिट. ए लेफ्ट द वर्क, पहले एफिशिएंसी निकाल लें. एफिशिएंसी ऑफ ए इज 6, एफिशिएंसी ऑफ बी इज 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ सी इज 4. इसका मतलब देखो बच्चों सीधी सी बात है कि टोटल काम मेरा कितना है 60. क्लियर है. अब ये क्या कह रहा है, ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर द वर्क वॉज कंप्लीटेड. इसका मतलब अगर मैं लास्ट 5 days की बात करूं, ये मेरा लास्ट 5 days है. ए ने तो काम किया नहीं तो किसने काम किया, को बी और सी ने. बट ये कह रहा है एंड बी लेफ्ट 2 days आफ्टर ए हैड लेफ्ट. इसका मतलब ये 2 दिन, ये जो 2 दिन है बी प्लस सी ने काम किया है और ये लास्ट के 3 दिन में सिर्फ किसने काम किया है, सी अलोन. ओके. लास्ट के 3 दिन में किसने काम किया है, सी अलोन. ठीक है जी. लास्ट के 3 दिन में किसने किया, सी अलोन. अब ध्यान से देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि 3 day है और ये 2 day है,
लास्ट 3 डे वर्क, मैं लिखता हूँ लास्ट, वापस उल्टा से चलेंगे, लास्ट 3 डे वर्क बाय सी इज इक्वल टू 4 गुना 3 इज इक्वल टू 12। क्लियर है? इसका मतलब मैं यहाँ से कलर चेंज करके देखते हैं, कुछ पता चलेगा। तो लास्ट के 3 दिन का काम कितना होगा गाइस? 12। अब अगर मैं बोलूं 2 डेज वर्क बाय बी प्लस सी, तो 1 दिन का काम 9, तो 2 दिन का कितना हो गया? 18। तो मैं इस 2 दिन का काम कितना कह सकता हूँ? 18। तो इसका मतलब लास्ट के 5 दिन का काम कितना हो गया? 30। और ये काम कितना बचा है? 30 यूनिट। ओके, ये काम कितना बचा? 30। और ये किसने किया? ए प्लस बी प्लस सी। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? क्या लिखूंगा जी? देखो, सॉरी आज पता नहीं कुछ, आई थिंक कुछ गड़बड़ है। तो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? सो वर्क कितना है जी? 30। टाइम कितना? टाइम तो निकालना, और एफिशिएंसी कितनी है इनकी? 6 4 10 5 15। सो 15 दूना 30। तो यहाँ कितना टाइम लगा? 2 डेज। और यहाँ पे कितना लगा? 5। इतना टोटल कितना हो गया आंसर आपका? 7 डेज। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क, मतलब ऑल अराउंड जहाँ मर्जी चले जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है गाइस। क्लियर है? तो चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 2 pumps to fill a tank with water. First pump can fill the empty tank in 8 hours. So A क्या करते हैं? 8 आवर्स में फिल कर देते हैं, while the second in 10 hours. और B क्या करता है जी? 10 आवर्स में। क्लियर? इफ बोथ द पंप्स आर ओपन एट द सेम टाइम, तो इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 40 ले लो। तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज इक्वल टू 5 एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज इक्वल टू 4। क्लियर? सो ओ एट द सेम टाइम एंड केप्ट ओपन फॉर 4 आवर्स। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बोलूँ 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। क्लियर? सो 4 आवर वर्क क्या होगा? वर्क इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। ठीक है जी? तो इसका मतलब मेरे पास 36 काम हो गया। देन पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड अप विथ। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? टोटल 40 था, 36 फिल हो गया। इसका मतलब 36 बटे 40, 4 में 36, 4 बटे 10। आंसर इस 9 बटे 10 ऑप्शन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भैया कितना पार्ट खाली रह गया, तो वो कितना होगा? तो 4/40, 1/10। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन क्रॉस अ रोड 250 मीटर राइट वाइड, सो ओके, इन 75 सेकेंड्स। ओके, मुझे ये दिया है कि कोई 250 मीटर का रोड है और 75 सेकेंड क्या दिया मुझे? टाइम। सो सीधा सीधा डिस्टेंस दिया है मुझे। डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास गाइस? स्पीड इंटू ऑफ टाइम। क्लियर है? सो डिस्टेंस इज 250 मीटर, स्पीड मुझे निकालनी है, और टाइम इज 75 सेकेंड। ओके, अब देखो क्या दिया है। अब तो सिंपल सी बात, अब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। सो स्पीड क्या है? 250/75 मीटर पर सेकेंड। बट ऑप्शन में मुझसे क्या पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। तो क्या लिखूंगा? 250/75 इंटू ऑफ, हाँ जी बोलिए, शाबाश जल्दी से, 18/5। तो पहले इसको काटिए जरा। 15, 50, 5 से 15, 10, 3 6 18, 5 दूने 10। सो 2 इंटू 6 इज हाउ मच? 12 किलोमीटर पर आवर इज माई राइट आंसर। इज दैट क्लियर? सो कोई डाउट नहीं है इसमें। सो 12 किलोमीटर पर आवर इज माई राइट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, द फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द होल नंबर्स। द फर्स्ट नंबर इज, देखिए मुझे दिया एक नंबर ए नंबर, बी और सी। अगर मैं क्या करूं, मुझे दिया है दी ऑफ द 3 नंबर्स हुज एवरेज इज 60, इनकी मतलब इनकी एवरेज निकालता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एवरेज कितनी दी है मुझे? 60। इसका मतलब इनका सम कितना लिखूंगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच? 60 इंटू 3 इज 180। क्लियर? अगर मुझे 180 दिया है, द फर्स्ट नंबर इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ द होल नंबर। इसका मतलब ए इज इक्वल टू 1/4 ऑफ
180, तो आंसर इज 45। आसान सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा अचंभित क्वेश्चन था ये। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ द ग्रेटर सर्कल विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 120 सेंटीमीटर। करो जरा इस क्वेश्चन को। चलिए, द एरिया ऑफ द ग्रेटर सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 120। इसका मतलब सबसे पहली बात एक स्क्वायर दिया है, ठीक है, और इसके बीच में क्या है, एक सर्कल बना हुआ है ऐसे, इसके बीच में एक सर्कल बना हुआ है ऐसे करके। क्लियर? अब देखिए, और इसका पेरीमीटर कितना दिया है। अगर मैं चारों साइड ए मानता हूँ, ए ए ए ए, सो पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू कितना, 4a। क्लियर है? अब 4a की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर। सो बेटा a कितना होगा यहाँ से, 30 सेंटीमीटर। बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तो आसान सा हो गया। इसका मतलब साइड मेरे पास कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर। अब देखो इस का रेडियस क्या होगा। अगर मैं इस सर्कल को ऐसे करता हूँ तो ये, ओ सॉरी 30 आई है, नॉट 15, 30। एक्साइटमेंट में जल्दी लिख गया मैं कि रेडियस 15 आ जाएगा। सो ए, ये कितना था मेरा, 4a इज इक्वल टू 20, कितना था, तो ये था जी 4a इज इक्वल टू 120। अच्छा 1 मीटर था, a इज इक्वल टू 30। ओके, सो ये कितना आ गया 30, और ये भी कितना 30। तो अगर मैं रेडियस करने पे आया तो इसका है 15 15 15 और 15। सो मुझसे क्या पूछ रहा है, एरिया। देखो एरिया क्या होता है, सो रेडियस में कितना लिख सकता हूँ, 15 सेंटीमीटर। सो एरिया क्या होता है, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो पाई इंटू 15 स्क्वायर और 22/60 इंटू 15 स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ा अचंभित हो क्वेश्चन। क्लियर? तो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 17। चलिए, द साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ग्रेटर स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन इट। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ये ट्रायंगल दे, राइट एंगल ट्रायंगल दिया, सीधा सीधा बताऊंगा। इसका एक चीज़ होती है, आप याद रखिएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मुझे पता चलना चाहिए 6 हो गया, ये 8 हो गया और ये क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर आप इसमें देखना चाहते हैं ना कि मैक्सिमम सबसे बड़ा स्क्वायर क्या आएगा, तो उसका साइड पता क्या होएगा, उसका साइड होगा जी आपके पास p इंटू बी अपॉन पी प्लस बी। बात खत्म, ये याद रखिएगा, ये आता क्वेश्चन पेपर में। तो 6 + 8 अपॉन, ओ सॉरी p प्लस बी, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू 6 अपॉन 8 + 6, तो ये कितना हो गया, 48/14। तो इसको काटिए, 24/7। क्लियर? तो जब आपके पास साइड आपके पास कितनी आ गई, 24/7 आ गई। सो एरिया इज हाउ मच, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है जी 576, और इसका 7 का होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इजंट इट? बढ़िया। तो 17 बेहतरीन क्वेश्चन हो चुके हैं गाइस। क्लियर है? तो लेटेस्ट देखते हैं क्या और कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल जी है हमारे पास। क्या और कोई क्वेश्चन है? नहीं, वी हैव ओनली 18 क्वेश्चन टुडे। इन ट्रायंगल ए बी सी ओ इज सेंट्रोइड। देखो सेंट्रोइड पहले तो होता क्या है, सेंट्रोइड वो होता है जो सारे के सारी मीडियन से मिलके बनता है। क्लियर है? मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ये ए डी है, मिड पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है? बी ई है, ये भी मिड पॉइंट पे मिलेगा, और सी एफ है, ये भी बेटा मिड पॉइंट पे मिलेगा। क्लियर है? ओ मेरा क्या हो गया, सेंट्रोइड। एक बात याद रखिएगा, जब भी सेंट्रोइड होता है ना, तो ये सारे के सारे इनका ट्रायंगल का एरिया ना इक्वल होता है। मैं लिख देता हूँ सेंट्रोइड
divides area of triangle in 6 equal parts. ओके चलिए, अब क्या कह रहा है, एंगल ए ओ ई, ए ओ ई कौन सा है जी, ए ओ ई है ये वाला ए ओ ई, इसका एरिया मुझे कितना दिया है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, मुझसे किसका पूछा है बी डी ओ एफ, इसका मतलब ये दो, इसका मतलब अगर मैं बात करूँ ये 1 2 3 4 5 6, अगर मैं कहता हूँ टोटल 6 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा मेरे पास दो, क्योंकि ये क्या हुआ 2 एरियाज हो गए हैं, सो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी इज माई राइट आंसर। तो यार ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन थे गाइस, क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, क्लियर है। तो चलिए थैंक यू, और प्लीज़ 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 जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ फॉलो कीजिए करियर एज मेकिंग कर इसको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे। यूट्यूब तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज जो हमारी नई वीडियोज़ होंगी वो कैसे मिलेंगी जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, कैसे आपका नोटिफिकेशन आएगी, क्लियर है। तो अब एड्रेस इज छोटी बरादरी पटियाला, सो करियर एज इंस्टीट्यूट, नंबर इज़ 9551500041। चलिए थैंक यू गाइज, थैंक यू अगेन, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।